जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं इधर एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं आई है। कुछ अपरिहार्य कारण थे और स्वास्थ्य कारण भी था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ सकी हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आगे लगातार वीडियोज़ आती रहें आपके लिए और हम एक निश्चित समय पर अपने टॉपिक की जो लिस्ट है, जिसमें हमने लगभग 18 से 20 टॉपिक को समाहित किया है, उसको कंप्लीट कर लें। आज हम टॉपिक नंबर 3 लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें तो टॉपिक चौथा चल रहा है, क्योंकि 4th टॉपिक पे हमने वित्तीय समावेशन को पहले ही कंप्लीट कर लिया था। और आज का हम टॉपिक लेके आए मुद्रा एंड बैंकिंग के अंतर्गत मुद्रा। तो इकोनॉमिक्स की सीरीज में हमारा ये चौथा टॉपिक होगा और हम जल्दी ही आगे सभी टॉपिक्स पे लेक्चर्स लेके आएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से लेक्चर लेके आ रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको कहीं और समझने की दिक्कत नहीं होगी। और इसमें इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, टॉपिक बनाया जाता है, और मेंस में उनकी क्या भूमिका हो सकती है उसको भी ध्यान में रख के लेक्चर लेके आया जा रहा है। और आपको बता के मुझे खुशी हो रही है कि श्री आईएएस चैनल के माध्यम से पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स की सीरीज भी एक शुरू की गई है, जिसमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, और मैं लगातार उस सीरीज को आगे लेकर चलता रहूँगा आपके लिए। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स की भी हम टेस्ट सीरीज जल्दी ही लेके आने वाले हैं। और एक नया प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, स्टडी विद मैप, जिसमें हम मैप्स के माध्यम से स्टडी करेंगे। और दूसरा इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे की क्लास में हम पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करेंगे और बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ। आइए दोस्तों, तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। और आज के टॉपिक का टाइटल है मुद्रा अर्थात मनी, जिसके लिए सभी लोग परेशान हैं। और वर्तमान कोरोना संकट में तो सबसे अधिक समस्या मनी की हो गई है। लोगों के पास डिमांड तो बहुत है, परंतु पैसे ही नहीं है कि वो डिमांड कैसे करें। अर्थात ज़रूरतें बहुत हैं, लेकिन पैसे न होने की वजह से लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने हम आज के टॉपिक को, मनी। देखिए, मनी की अगर हम परिभाषा की बात करें प्रारंभिक स्तर पे, देखिए मुद्रा का कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। आप मुद्रा किसे कहेंगे? आप पैसे को कह सकते हैं, सिक्कों को कहेंगे, कॉइन्स को, करेंसी नोट्स को कहेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु के माध्यम से हम कोई दूसरी वस्तु खरीद सकें उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। फिर तो यहाँ पे वस्तु विनिमय की प्रणाली भी आ सकती है। आप चावल के बदले धान ले सकते हैं, चावल के बदले आप आटा ले सकते हैं, तो वो भी मुद्रा के रूप में काम कर सकेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मुद्रा की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 3-4 पॉइंट्स को यहाँ रखा है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझा सकूं कि मुद्रा क्या होती है, किस तरह से वो काम करती है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे आज। देखिए दोस्तों, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसके द्वारा दैनिक जीवन में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दैनिक जीवन में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। अब आप समझिएगा कि दैनिक जीवन की जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो आपकी आवश्यकता है, या तो आप उसे खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, और इसके लिए आप जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, अर्थात पैसे या धन के उस रूप के लिए, पैसे और धन के रूप में आप क्या यूज करते हैं? या तो आप सिक्के यूज करते हैं या आप कागज के नोट यूज करते हैं, तो इसी को हम मुद्रा कह देंगे। तो पहली परिभाषा तो ये समझ में आई कि मुद्रा हम किसे कहेंगे? जिस वस्तु के माध्यम से हम अब कुछ वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसी को मुद्रा कहते हैं, फिर चाहे वो सिक्के हों या कागज के नोट हों। आइए हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है, जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार हो सके, ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। जैसे अगर आप किसी दुकान पर गए और आपने कोई वस्तु खरीदी, लेकिन आपने बदले में कुछ ऐसी वस्तु दे दी जो सामने वाले पक्ष को स्वीकार ही ना हो, तो फिर तो वो मुद्रा का काम नहीं करेगी। इसका मतलब अगर आप करेंसी लेकर जाते हैं मार्केट में और आपने कुछ वस्तु को खरीदा और सामने वाला जो पक्ष है, दुकानदार, उसने उस करेंसी को रख लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया,
और आपको जो वस्तु लेनी थी वो भी बहुत ईजिली आसानी से मिल गई। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि आपके पास जो करेंसी थी वो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर ली गई और लेन देन भी सरल हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मुद्रा कह सकते हैं। और ये मध्यवर्ती वस्तु के रूप में थी। एक तरफ आप ग्राहक थे, दूसरी तरफ बेचने वाला विक्रेता था। इन दोनों के बीच में जो संबंध जुड़ा वो कहीं ना कहीं करेंसी के द्वारा जोड़ा गया, मध्यवर्ती वस्तु के द्वारा जोड़ा गया। तो यही वो मध्यवर्ती वस्तु मुद्रा हो जाती है। तो एक तो ये परिभाषा हो सकती है। तीसरी अगर हम देखें कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और मुद्रा के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। अब मुद्रा का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई प्लास्टिक की बेल्ट है या प्लास्टिक की कोई कुर्सी मान लीजिए, और आपने किसी दुकानदार को कहा कि ये कुर्सी रख लो और मुझे बदले में आटा दे दो। अगर उस वस्तु के बदले दुकानदार ने आपको आटा दे दिया तो हम कहेंगे कुर्सी क्या है, मुद्रा है। लेकिन कुर्सी के बदले अगर आटा नहीं दिया उसने तो हम मुद्रा नहीं कहेंगे उसे। तो इसी सेंस में तीसरी डेफिनेशन कहती है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आइए हम आगे देखते हैं। जरा मैंने डायग्राम बनाया है, अब आप यहाँ से समझ सकोगे कि मुद्रा क्या होती है। आप मुद्रा में नोट को भी रख सकते हो, सिक्के भी रख सकते हैं, मांग जमा जो कि बैंक में आपने पैसे जमा किए हैं। मैंने बता दिया है आपको पहले ही मांग जमा क्या होती है, समय जमा क्या होती है, जिसमें मैंने विस्तार से एनडीटीएल वाले टॉपिक में चर्चा की थी जब हम सीआरआर और एसएलआर पढ़ रहे थे। समय जमा, बचत बैंक में जमा, शेयर, बॉन्ड, साख पत्र, इन सभी चीज़ों को हम मुद्रा में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि हम नोट के माध्यम से भी कोई सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, सिक्कों के माध्यम से भी। हमने जो बैंक में मांग जमा रखी है उसको निकाल कर भी यूज किया जा सकता है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो उसमें भी तो पैसे देते हैं और उस शेयर की कीमत उसी पैसों के बराबर होती है। अगर हम उस शेयर को किसी को बेच दें तो हमें तुरंत पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मुद्रा में हम इन सभी चीज़ों को समाहित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद होगी कि अब आप मुद्रा की एक परिभाषा अपने दिमाग में बना सकते हैं कि मुद्रा हम किसे कहते हैं वास्तविक रूप में। मैंने पहले कहा कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, कोई एक निश्चित आकार नहीं है, निश्चित परिभाषा नहीं है कि मुद्रा केवल और केवल इसी को कहते हैं। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन फिर भी मैंने 3-4 परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि मुद्रा किसे कहते हैं। आइए जरा हम मुद्रा के कार्य पर चर्चा करते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग कार्य हैं। देखिए, पहला तो मुद्रा का जो कार्य है वो आप देखेंगे मूल्यमान की इकाई, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना। आप जब मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु देखते हैं तो उस पर पूछते हैं भैया ये कितने प्राइस की है, और उस पर लिखा भी रहता है। मान लीजिए कोई वस्तु ली आपने और उस पर लिखा है 500 रुपये, तो उस वस्तु की कीमत 500 रुपये बताई गई है और यही मूल्य हो गया, अर्थात यही मूल्यमान की इकाई हो गई कि इस वस्तु की, इस पर्टिकुलर एक वस्तु की या एक इकाई की कितनी कीमत है, 500 रुपये। तो वो क्या हो गया, मूल्यमान हो गया। या जब आप गांव में देखेंगे, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो कहते हैं कि मैं अकेला 8 घंटे काम करूंगा और बदले में 300 रुपये लूँगा। तो मेरे एक इकाई का, अर्थात एक श्रमिक का कार्य करने की मजदूरी कितनी हो गई, 300 रुपये। तो ये मूल्यमान हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि मूल्यमान की इकाई के रूप में भी ये कार्य करता है। दूसरा आप देखेंगे विनिमय का माध्यम, अर्थात क्रय विक्रय कर सकते हैं इसके माध्यम से, और श्रम एवं समय की बचत भी हो सकती है। आप दुकान पे जाते हैं तो कोई वस्तु आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, करेंसी लेते हैं या करेंसी देते हैं। तो ये विनिमय का माध्यम हो गया। वहीं अगर उस वस्तु को खुद अगर आप बनाएं तो आपका श्रम भी ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास मुद्रा है जो विनिमय का माध्यम बनेगा तो आपका श्रम और समय दोनों बचेगा, क्योंकि आप सीधे दुकान पर जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, उस चीज़ को तुरंत परचेस कर लेंगे। तो एक तो ये था कि विनिमय का माध्यम होता है, मूल्यमान की इकाई होती है। आगे देखते हैं, तीसरा इसका कार्य देखते हैं, भविष्य के भुगतानों का मानक। भविष्य के भुगतानों का मानक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ब्याज अदा करते हैं या हम किसी कर्मचारी को पेंशन देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हम मुद्रा के रूप में ही देंगे, जिस भारतीय करेंसी में आपने सैलरी ली थी उसी भारतीय करेंसी में ही हम आपको पेंशन देंगे और ब्याज देंगे। अर्थात भविष्य में आप यह नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो पेंशन सोने के सिक्कों में चाहिए, तब तो सरकार बेकार हो जाएगी, लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और आप
माला माल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं है। मुद्रा क्या कहती है कि भविष्य के भुगतान भी हम मुद्रा में ही करेंगे, अर्थात भारतीय करेंसी में ही करेंगे। भारत के लिए मैं ये कह रहा हूँ, तो आप समझ गए। चौथा है मूल्य भंडार के रूप में। मूल्य भंडार का मतलब क्या होता है, जब हम अपने पास बहुत अधिक करेंसी कलेक्ट किए रहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं, तो ये मूल्य का भंडार है। 10 लाख करोड़ ये एक मानक है कि हमारे पास इतना मूल्य का भंडार हो चुका है। अगला, साख के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। ये तो हो गए हमारे मुद्रा के कार्य। जरा हम देखते हैं आगे कि मुद्रा के विभिन्न रूप क्या हैं। आइए मुद्रा के विभिन्न रूपों की बात कर लें, जिसमें पहली जो है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, अगर आप वर्ड को ही ध्यान से देखें तो लीगल का मतलब क्या होता है, विधिक, अर्थात विधि के द्वारा या विधि के अनुसार जारी की गई मुद्रा, अर्थात कानूनी संस्था के द्वारा। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो आरबीआई के द्वारा जारी की गई भारतीय मुद्रा को हम लीगल टेंडर मनी कहेंगे। अर्थात भारतीय करेंसी क्या है, लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि उसको एक विधि द्वारा स्थापित संस्था आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है, इसीलिए उसकी वैधता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया लीगल टेंडर मनी। दूसरी अगर हम बात करें, एक होता है पूर्ण काय मुद्रा। शब्द में ही लिखा हुआ है, काय मतलब क्या होता है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पढ़ते होंगे तो काय का मतलब होता है शरीर, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरे शरीर की कीमत। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई एक ऐसी वस्तु जिसका मौद्रिक और अंकित मूल्य मान बराबर हो, जैसे गोल्ड के कॉइन। अब इसको समझिएगा, आप जब सोने की दुकान पे जाते होंगे, ज्वेलरी की दुकान पे, तो वहाँ पे गोल्ड का कॉइन देखते होंगे। अब मान लीजिए उस पर लिखा होगा अगर 1000 रुपये, तो उसकी असली कीमत अर्थात अंकित मूल्य कितना है, 1000 है। लेकिन ये जो सोने के सिक्के का जो वजन होगा और जो सोने की कीमत होगी, उसके सापेक्ष जब हम इसका निर्धारण करेंगे तो भी 1000 रुपये ही कीमत आएगी। कहने का मतलब कि सोने के सिक्के की जो वास्तविक कीमत है और उस पर जो अंकित की गई है, जो लिखी गई है कीमत, वो दोनों ही बराबर है। तो इसको हम कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। अभी इसको आगे मैं टोकन मनी से और क्लियर करूंगा आपको, कैसे आप समझ पाएंगे फिर। सॉरी। अगला आप देखेंगे फिएट मनी। ध्यान दीजिएगा, फिएट मनी क्या होता है, अर्थात जिसे स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता है, जैसे करेंसी नोट। अब करेंसी नोट को आप स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट को जारी किया जाता है, तो आप उस रुपए को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु ली आपसे, और उस वस्तु की कीमत अगर मैं रुपए में अदा कर रहा हूँ और वाकई उस वस्तु पे रुपए के रूप में ही कीमत लिखी हुई है, तो आप उस वस्तु के लिए जो 500 रुपये मेरे द्वारा दिए जा रहे होंगे उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मनी को हम फिएट मनी कहते हैं। अब अगला दोस्तों है टोकन मनी। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। टोकन मनी की अगर हम बात करें, जिसका अंकित मान वस्तु के मान से अधिक होता है, जैसे सांकेतिक मुद्रा या कागज के नोट। आप देखते होंगे कि भारत की करेंसी में अगर आप देखें, एक नोट है मान लीजिए 2000 रुपये का। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे ये अंकित मान है, और जो कागज है, क्या वाकई उसकी एक कागज की कीमत 2000 रुपये हुई? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उस कागज की कीमत केवल और केवल 10 रुपये हो। तो आप देखिए, कागज अर्थात वो वस्तु की कीमत कम है, जबकि अंकित मान अधिक है। पढ़िए, अंकित मान वस्तु के मान से अधिक होता है, अर्थात 2000 रुपये की कीमत अधिक है, जबकि उस कागज की वास्तविक कीमत केवल 10 रुपये है। तो इसको हम टोकन मनी कहते हैं। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। आप जब छोले भटूरे की दुकान पे जाते होंगे तो एक टोकन लेते होंगे, उस पर 50 लिखा होता है, अर्थात 50 रुपये की एक प्लेट है, और आपको एक टोकन दे दिया जाता है 50 रुपये के बदले कि ये लेकर जाइए, और आपको जो है कि सर्व कर दिया जाएगा एक प्लेट छोले भटूरे। तो ये बताइए, ये जो टोकन प्लास्टिक का है, क्या ये वाकई 50 रुपये का होगा? बिल्कुल नहीं। बहुत होगा तो 5 रुपये का होगा या 10 रुपये का होगा। यानी उस वस्तु का मान कम है, जबकि उस पर अंकित मूल्य का मान अधिक है। तो ऐसी कीमत को या ऐसी मनी को हम टोकन मनी कहते हैं। आइए एक और प्रकार देखते हैं, फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी क्या होता है, ये जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होता है, जैसे कि कागजी मुद्रा।
अब आपको पता है कि आरबीआई हमारे यहाँ संस्था है जो मुद्रा को जारी करती है, हम उसके विश्वास पर ही इस मुद्रा को स्वीकार करते हैं। अगर आरबीआई से हमारा विश्वास उठ जाए तो हो सकता है हम कागजी मुद्रा को स्वीकार ही ना करें। तो फिड्यूसरी का मतलब होता है जो जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित मुद्रा होती है, हम उसी को कागजी मुद्रा कहते हैं। तो आपने देखा कि मुद्रा के कितने प्रकार, पहला आपने देखा लीगल टेंडर मनी, दूसरा पूर्णकाय मुद्रा, तीसरा फिएट मनी, फोर्थ टोकन मनी और फिफ्थ है फिड्यूसरी मनी। अब आपको पूर्णकाय मुद्रा और टोकन मनी में डिफरेंस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। पूर्णकाय का मतलब होता है जिस वस्तु पर उसका अंकित मूल्य है उस वस्तु की वास्तविक कीमत और अंकित मूल्य लगभग बराबर होते हैं। लेकिन टोकन मनी में आप देखें तो वस्तु का मान या वस्तु की कीमत कम होती है जबकि उस पर अंकित मूल्य अधिक होता है। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, मुद्रा की आपूर्ति, मनी की सप्लाई। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत आसान भाषा में आप समझिएगा एकदम ध्यान से। मनी सप्लाई होता क्या है, किसी निश्चित बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की मात्रा। मान लीजिए अगर हम बात करें कि अभी इस समय 11:30 बजे पूरे भारत में कितनी मुद्रा होगी, तो इसी को हम एक निश्चित मुद्रा कहेंगे, अर्थात एक निश्चित समय पर कितनी मुद्रा की मात्रा है। हो सकता है ये 2 मिनट के अंतर पे ही मुद्रा का सर्कुलेशन बदल जाए, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो जाए। आपके पास कुछ मुद्रा है, हो सकता है 1 घंटे बाद बैंक में कुछ दूसरी मुद्रा आ जाए। यानी मुद्रा की संख्या मात्रा लगातार बदलती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें एक निश्चित समय पर, तो निश्चित समय के संदर्भ में हम देखते हैं कि उपलब्ध मुद्रा की मात्रा कितनी है। दूसरा, जनता के द्वारा धारित मुद्रा, जनता के द्वारा धारित मुद्रा का स्टॉक। अब यहाँ पे जनता केवल पब्लिक नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, इस जनता में सभी आर्थिक इकाइयाँ शामिल होंगी, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट शामिल नहीं होंगी। आरबीआई नहीं शामिल होगी और गवर्नमेंट शामिल नहीं होगी, जबकि इसमें आम पब्लिक शामिल हो जाएगी और साथ ही साथ सभी आर्थिक इकाइयाँ। अब इन सभी आर्थिक इकाइयों में आपकी जितनी भी छोटी बड़ी या मीडियम स्तर की जो इंडस्ट्रीज होंगी, औद्योगिक इकाइयाँ होंगी या जिनसे आर्थिक क्रियाएं की जाती हों, फिर चाहे वो वाणिज्यिक बैंक क्यों ना हो, वो सभी शामिल हो जाएंगी। आपसे प्रारंभिक स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जनता में मुख्यतः वाणिज्यिक बैंकों को शामिल किया जाता है या नहीं, तो आपका जवाब होगा शामिल किया जाता है, क्योंकि बैंक के स्तर पर केवल हम आरबीआई, केंद्रीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम शामिल नहीं करते हैं, बाकी सभी वाणिज्यिक बैंकों को हम शामिल करते हैं। क्योंकि आरबीआई का उद्देश्य कल्याण करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं, और आर्थिक इकाइयों का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। इसी तरह वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य भी क्या है, लाभ कमाना। तो इसीलिए हम आर्थिक इकाइयों में बैंकों को शामिल कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जनता में, पब्लिक के पास जितना पैसा है, बैंक में जितना पैसा है, बैंक में प्रॉफिट कितना है, इंडस्ट्री में कितना पैसा है, इन सभी पैसों को हम मुद्रा की आपूर्ति कह सकते हैं। ध्यान देना, आरबीआई और गवर्नमेंट को भी शामिल नहीं किया गया है। तो अब मुझे एक बात बताइए, तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में निश्चित समय में जनता के मध्य संचरित कुल मात्रा। अब जनता के मध्य मतलब आर्थिक इकाइयाँ शामिल करो, बैंक शामिल करो, व्यावसायिक बैंकों को, छोटे बैंकों को, ग्रामीण बैंकों को, सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को शामिल करो, आम पब्लिक को शामिल करो। इन सबके पास एक निश्चित समय पर जितनी भी मात्रा संचरित हो रही है मुद्रा की, उसी को हम कहते हैं मुद्रा की आपूर्ति। तो आप ध्यान देना कि अगर मैं गवर्नमेंट और आरबीआई को भी शामिल कर दूं, तो ये कह सकता हूं कि समस्त मुद्रा स्टॉक अधिक होगा, और जबकि जनता के पास जो मुद्रा की आपूर्ति है वो कम होगा। समस्त का मतलब जब मैं आरबीआई और सरकार के पैसे को भी इंक्लूड कर दूंगा तो कहूँगा कि समस्त मुद्रा का स्टॉक अधिक हो जाता है, जबकि जनता के पास जितना मुद्रा का स्टॉक है वो कम होता है, क्योंकि इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट अभी शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी मुद्रा आपूर्ति। और एक बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक इसी में है, जहाँ से अक्सर पीसीएस में और यूपीएससी में पूछ लिया जाता है सीधे कि M1, M2, M3, M4 ये सब क्या हैं।
तो संकुचित और व्यापक मुद्रा भी शब्द एक होते हैं। आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि संकुचित और व्यापक मुद्रा में एक होती है M1, जिसमें जनता के पास मुद्रा कितनी है, यानी उनके घरों में या उनके पॉकेट में, साथ ही साथ बैंकिंग प्रणाली में उन्होंने कितना जमा रखा है, डिमांड डिपॉजिट, और आरबीआई के पास जो सीआरआर होता है। अभी हमने आरबीआई की अपनी राशि नहीं शामिल की है, केवल सीआरआर को शामिल किया है। तो ये तो होती है M1। हम M2 की बात करें तो M1 यानी ये सभी चीज़ें प्लस डाकघर में बचत जमा, जो डाकघर होते हैं उनमें भी तो कुछ आपने बचत की होंगी ना, उनको भी हम शामिल करते हैं। वहीं अगर हम M3 की बात करें तो M1 शामिल होगा प्लस बैंकिंग प्रणाली में समय जमा। ध्यान देना, डाकघर में सामान्यतः हमें ब्याज कम मिलता है, इसलिए हम वहाँ पर बचत जमा को भी कम रखते हैं, लेकिन हमें बैंकिंग प्रणाली में समय जमा ज़्यादा मिलता है, अर्थात डिमांड डिपॉजिट पर। ध्यान दीजिएगा, रुकिए, ये टीडी होगा, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट होगा दोस्तों, ये टीडी होगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा पीडीएफ में भी। ये टीडी है। बैंकिंग प्रणाली में जो टाइम डिपॉजिट होता है वो सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि उस पर ब्याज ज़्यादा मिलता है हमें, तो इसलिए हमने M3 में इसको शामिल किया। वहीं अगर हम बात करें M4 पे, तो M4 में M3 और डाकघर के पास समस्त जमा, जितनी भी आपकी समस्त जमाएं हैं डाकघर में, वो सारी की सारी ऐड कर ली जाएंगी, बस राष्ट्रीय और बचत पत्र को छोड़कर, राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जो संकुचित मुद्रा होती है उसमें M1 और M2 आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अभी इसमें केवल आरबीआई का सीआरआर आ रहा है, फिर इसमें जो है कि आपके पास जनता के पास जो मुद्रा होती है, और बैंकिंग प्रणाली में जो मांग जमा होती है या डाकघर में, तो पूरी तरीके से अभी इसमें पैसे को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ना तो आरबीआई की राशि जमा की गई है और ना ही सरकार की राशि जमा की गई है, और ना ही तो आपकी डिमांड डिपॉजिट भी, अर्थात टाइम डिपॉजिट जो बैंकों में होता है, उसको भी शामिल नहीं किया गया है। तो आप कहेंगे M1 और M2 संकुचित मुद्रा है, जबकि M3 और M4 जो होती हैं वो आपकी व्यापक मुद्रा होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं, अगर हम इनकी तरलता की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था तरलता के बारे में कि ये जो श्रेणियां हैं M1, M2, M3, M4, ठीक है, ये जो श्रेणियां हैं वो घटते हुए क्रम में होती हैं, अर्थात M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा होती है, जबकि M4 सबसे कम तरल मुद्रा होती है। और मैंने शुरू के चैप्टर में ही आपको, शुरू की वीडियोज़ में ही आपको तरलता के बारे में बताया था कि वह वस्तु तरल मानी जाएगी जिसमें न्यूनतम हानि होनी चाहिए और न्यूनतम समय लगना चाहिए। तब आप देख सकते हैं कि M1 सबसे अधिक तरल क्यों है, क्योंकि आपको अगर कोई भी वस्तु खरीदनी है तो तुरंत आप अपने पास स्थित मुद्रा का यूज कर सकते हैं, जो जमा है मांग जमा, आप उसको तुरंत निकाल सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि सबसे अधिक तरल M1 होती है। जबकि M4 की बात करें तो M3 में जो मुद्रा है और डाकघर के पास समस्त जमा होती है, इसको एक निश्चित समय के पश्चात ही निकाला जा सकता है, इसीलिए इसकी तरलता थोड़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि निश्चित समय लगेगा, अर्थात मैंने क्या बताया, तरलता का मतलब न्यूनतम हानि और न्यूनतम समय लगना चाहिए, लेकिन M4 में समय अधिक लग रहा है, हानि भी अधिक हो सकती है, इसीलिए M4 की तरलता सबसे कम होती है और M1 की तरलता सबसे अधिक होती है। अब आपसे अगर एक सीरीज बैठाने को कह दे तरलता के आधार पर ही, तो आप कहोगे कि M1 की तरलता सबसे अधिक है, फिर M2 की तरलता है, फिर M3 की तरलता है, और फिर M4 की तरलता है, जिसमें M3 और M4 व्यापक मुद्रा हैं, M1 और M2 संकुचित मुद्रा हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक लास्ट इसमें एक टॉपिक रह गया है जिसको हम कहते हैं हाई पावर मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। सिंपल सी बात समझिएगा, हमारे पास जो करेंसी है हमने घर में छापी है या आरबीआई ने छाप के मार्केट में सर्कुलेट की है, तो आपका जवाब होगा कि मध्यकालीन समाज मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं है सर, कि जिसको हम घर घर टकसाल बना देंगे। उस समय तो चोरी होती थी, पकड़े नहीं जाते थे। इस समय अगर घर में टकसाल खोल दी तो आपको जेल भी हो जाएगी और गैर जमानती, कोई जमानत भी नहीं होगी। तो हम सीधे अर्थों में कहेंगे कि आरबीआई ही हमें जो करेंसी देता है वो सब छापता है। तो ये बताइए, जो आरबीआई ने करेंसी छापी है
वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस करेंसी को एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा में बनाए रखे, जिसके लिए हमने मौद्रिक नीति पढ़ी थी। तो हम कहेंगे आरबीआई की संपूर्ण देयता को ही हाई पावर मनी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसमें हाई पावर मनी में जनता के मध्य संचरण मुद्रा जो हमारे पास है, आरबीआई के पास सीआरआर, आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां और खुद उसका रिजर्व कोष जो 200 करोड़ रुपए का है। तो ये सबको अगर हम मिला देते हैं तो ये आरबीआई की संपूर्ण देयता हो जाएगी। और मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में पिछली क्लासों में बता दिया है। जो मित्र नए जुड़े हों वो प्लीज़ मेरी क्लास को देखें, लेक्चर 2 या 3 में मैंने बताया है, वहाँ पे बहुत विस्तार से मैंने लायबिलिटी को बताया है। तो आप समझ गए होंगे कि आरबीआई की संपूर्ण देयता को ही हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, हाई पावर मनी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मुद्रा के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक। और देखिए इकोनॉमिक्स अगर ऑप्शनल के रूप में हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स अगर हम वैकल्पिक विषय के रूप में देखते हैं तो मुद्रा का चैप्टर बहुत विस्तारित है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शनल के रूप में नहीं बल्कि किसके रूप में पढ़ना है, सामान्यतः यहाँ पर हमें प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ मेंस की परीक्षाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मुद्रा से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ लेनी थी कि मुद्रा क्या है, कैसे कार्य करती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, हाई पावर मनी क्या होती है। हाई पावर मनी पर सीधा क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है 2008 के एग्जाम में, आप देखिएगा 8 या 9 में, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन उस समय। तो हाई पावर मनी क्या होती है, तो मुद्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब आप वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं ऑप्शनल के रूप में, तो मुद्रा एक बहुत विस्तारित चैप्टर हो जाता है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने एक छोटा सा चैप्टर बनाया जिसमें लगभग वो सारे टॉपिक समाहित किए गए जो मुद्रा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मुद्रा के साथ बैंकिंग जो होता है। तो हम बैंकिंग की शुरुआत नेक्स्ट क्लास से करेंगे और उसमें बहुत ही विस्तार के साथ हम अध्ययन करेंगे। और यकीन मानिए आपके जितने भी पुराने क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसा आपने पुरानी टेस्ट सीरीज जो सेकंड टेस्ट सीरीज आई थी मेरी इकोनॉमिक्स की आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस में, आपने देखा जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसी से रिलेटेड पुराने क्वेश्चंस भी थे और कुछ नए क्वेश्चंस थे जो बहुत आसान भाषा में समझाए गए थे और आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए थे उसके। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास से विदा लेना चाहूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है और प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें इनकरेज होता है कि आपके लिए और बेहतर लेके आएँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।